Now our next topic is motional EMF, which is very important topic of this chapter. इसमें हम क्या करेंगे कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव करवाएंगे। जब कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ को फाइंड करना है, फिर उस ईएमएफ के कारण जो करंट चलेगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और फोर्स एंड पावर का एक्सप्रेशन भी फाइंड करना, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस पिक करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए। तो देखते जाना, यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इनवर्ट्स। इसके अंदर एक मैंने कंडक्टर का पीस रखा, बिकॉज ये कंडक्टर है सो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको v वेलोसिटी से मैं ऐसे मूव करवाना शुरू कर दिया मैंने। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फिर साथ साथ में चलेंगे ना, कंडक्टर के साथ ही तो चलेंगे। तो हमने एक बात पढ़ी थी, हमने 4th चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते थे, Q V क्रॉस B। तो ये जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच, इन पे भी तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से ये मूव करने लगेंगे। तो जब ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है पहले वो देख लेते हैं, फिर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। अब देखो, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। V इज द वेलोसिटी वेक्टर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स की डायरेक्शन निकालनी भी हमने सीखी हुई है। कैसे हमने ये सीखी हुई है, जो राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट होता है उससे क्या करना होता है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके ऊपर राइट हैंड को रखना होता है और फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ना होता है। तो यही मैं कर लेता हूँ, ये हमारी वेक्टर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है। तो मैं राइट हैंड को कैसे रखूंगा, ये राइट हैंड को ऐसे रखा, ये वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर, फिंगर्स मोड़ूंगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ, ये मोड़ दी, तो मेरा थंब क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। वो कहाँ पे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बट हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स क्या लगेगा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि साथ में आगे माइनस साइन भी आ रहा है। तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भागेंगे, यहाँ पे इकट्ठा शुरू होने जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि अब नीचे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये रोड के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऊपर नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है। तो मोशन के कारण तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं अब, लेकिन अब ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। देखो इसको मैं इधर साफ बनाता हूँ, वो क्या रहा है, ये रहा, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत इकट्ठे हो गए, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब मोशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, अब नया इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी मोशन के कारण तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर पहले से अब नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इसको नीचे रिपेल भी करेगा। तो थोड़ी देर बाद हमको एक स्टेडी स्टेट मिल जाएगी। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जितना फोर्स मोशन के कारण ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाने लगेगा। तो स्टेडी स्टेट में हम क्या बोल देंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये मोशन कर रही थी तो मोशन के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ भी फोर्स लगना शुरू हो गया। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे, स्टेडी स्टेट मिल जाएगी। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, FB इक्वल्स टू FE। अब आगे सिंपल कैलकुलेशन है जी, आगे बस वैल्यूज ही रखनी है। तो मैंने ये बोल दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए फोर्स की, तो स्टेडी स्टेट हमको, स्टैटिक स्टेट हमको मिलेगी। तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, ये होती है ई, ठीक है।
वेक्टर नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी ले ली है। ऑलरेडी कैसे ली? जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, इसकी वैल्यू होगी स्मॉल ई कैपिटल ई। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्यू वी क्रॉस बी होती है, मैग्नीट्यूड लेंगे माइनस ई वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी को अगर आप ओपन करोगे तो वी बी साइन थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू तो 90 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, तो दोनों के बीच एंगल तो 90 है, तो साइन 90 दोबारा लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। तो सीधा क्या करेंगे, साइन 91 होता तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो एक स्टेप कम कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रख दी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू रख दी, ई से ई कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? V/L, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे वोल्टेज का काम कौन कर रहा है? वोल्टेज का काम इंड्यूस ईएमएफ कर रहा है, तो V को E से रिप्लेस कर दिया, E/L यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पुट कर दिया, इससे मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई, वो आई वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द रोड। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब जो मोशन है रोड की और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये जो रोड है ये तो ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब इस तरफ जा रही है, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो मतलब जब एंगल 90 डिग्री होगा तब भी ये इंड्यूस ईएमएफ का ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, VBL, या इसको ऐसे याद रख सकते हो BBL। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, मेरे को ऐसे सिंपल लगता है BBL। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और इसमें देखो एक केस बनता है कि अगर जो चल रहा है, हमने एकदम से क्या किया, रोड को रोक दिया। अगर रोड को रोक दिया तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू 0 तो इंड्यूस ईएमएफ तुरंत 0 हो जाएगा। तो इससे वो फैराडेज लॉ है, फिर से वेरीफाई भी हो रहा है यहाँ पे। फैराडेज लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि जब तक तो फ्लक्स चेंज होता जाएगा, जब तक रिलेटिव मोशन होती रहेगी, तब तक तो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। जैसे ही मोशन को हम रोक देंगे तुरंत ईएमएफ एंड करंट भी डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जैसे ही रोड को रोक दिया V0 तो इंड्यूस ईएमएफ भी 0। इसके बाद इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब इंड्यूस करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ओम्स लॉ से क्या होती है, V/R होती है, लेकिन यहाँ पे V का काम इंड्यूस ईएमएफ कर रहा है तो E/R लिख दिया। E का वैल्यू हमारे पास है, रख दिया, तो इससे I की वैल्यू आ गई। अब आपके पास I की वैल्यू आ गई तो रोड पे जो फोर्स लग रहा है वो भी निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला पता है, 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑन रोड क्या होता है, IL क्रॉस B। और L क्रॉस B को ओपन करोगे तो LB साइन थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 90 है, तो ये बन गया ILB। I की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसको सोल्व किया तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला आ गया तो आप पावर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। पावर क्या होता है, W/T। W की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख दी, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, तो ये पावर इक्वल्स टू FV बन गया। अब F का फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तो इसकी सिंपल डेरिवेशन थी। अब इसके जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है, ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स आने के, वो कैसे आए हुए हैं उनको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सारी जो है अभी इसको तुरंत नोट्स बना लेना, तुरंत लर्न कर लेना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देख रहे हो, समझ आ रहा है, वीडियो जैसे ही बंद करोगे सारा भूल जाओगे। साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ लर्न करो, तो ज़्यादा टाइम तक मेमोरी में रहता है। और दोबारा जब पढ़ोगे 3-4 महीने बाद सिर्फ रीडिंग की ज़रूरत होगी, तुरंत सारा याद आ जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।